वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। एक बार फिर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। जिस तरह आज मैंने ओपनिंग में कहा, इस ब्रेक से पहले भी कहा कि बहुत ज़रूरी होता है कि सीखने का अमल आपकी ज़िंदगी में जारी रहे। ये ज़रूरी नहीं है कि आप किसी उस्ताद के सामने बैठें या उनसे क्लासेस लें तो ही आप उनसे सीख सकते हैं। कभी भी किसी से चलते फिरते आपकी कहीं मुलाकात हो और कोई ऐसा लफ्ज़, कोई ऐसी बात, कोई ऐसी सीख जो शायद उससे पहले आपको किसी ने नहीं दी, आप उनसे सीख सकते हैं। आई थिंक आज जो हमारे मेन गेस्ट सेगमेंट का हिस्सा बनी हैं वो ऐसी ही हैं जिनसे आपको हमेशा बात करके कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। हम लोग जो उनको टेलीविज़न पर देखते हैं या शायद मुझ जैसे लोग जो उनसे कभी कभार मुलाकात हो जाती है तो रूबरू बैठकर सीखने का मौका मिलता है। इशरत साकिब साहिबा हमारे दरमियान मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम मैम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया राइजिंग पाकिस्तान को वक्त देने के लिए। आपका शुक्रिया कि आपने मुझे बुलाया। सबसे पहले इशरत फ़ातिमा से इशरत साकिब का सफ़र ये कैसा था, किस तरह से तय हुआ, उस बारे में बताइए। एक फितरी सी चीज़ है, जैसे ज़ाहिर है शादी से पहले इशरत फ़ातिमा थी और शादी के बाद हमारी सोसाइटी में होता है कि हम शौहर का नाम साथ लगा लेते हैं। अगरचे मुझे बहुत लोगों ने कहा और मुझे ख़ुद भी अच्छा नहीं लगा कि मेरे नाम का सबसे खूबसूरत हिस्सा जो है वो फ़ातिमा ही है। और अभी मुझे लोग जो है इशरत फ़ातिमा के नाम से ज़्यादा मुखातिब करते हैं, मुझे अच्छा लगता है। और साकिब तो ज़ाहिर है मेरी ज़िंदगी का हिस्सा हैं, तो वो तो उस पर तो हम बिल्कुल आगे चलकर बात करेंगे। ये साकिब साहब यकीनन शो देख रहे हैं तो कहेंगे ये रिबेका ना देखो क्या मतलब बातें कर रही है। करियर का आगाज़ किस तरह से हुआ? क्या फैमिली में कोई इस तरह का बैकग्राउंड था या सोचा हुआ था कि मुझे इस तरफ जाना है? बिल्कुल स्टार्ट कैसे लिया? मेरा जो इस शोबे से मेरा जो काम का आगाज़ हुआ वो मैं ग्रेड 9 में थी और तब मैंने शुरू कर दिया था। हमारी एक टीचर थी जो ख़बरें पढ़ा करती थीं, तो वो तकरीरी मुकाबलों में मुझे ले गई रेडियो, और उसके बाद फिर वहाँ से मुझे शौक़ भी बढ़ा और मैंने फिर काम का भी आगाज़ किया। लेकिन मैंने शुरू ख़बरों से ही किया था और रेडियो पे मैं पहले नाकाम हो गई थी। फिर उसके बाद मुझे किसी ने बताया कि मौसम के ऑडिशन हो रहे हैं टेलीविज़न पे। ठीक है। तो मैं वो ऑडिशन देने के लिए गई। ऑडिशन बैकग्राउंड हुआ, जो मौसम है वो बैकग्राउंड हुआ करता था उन दिनों, टीवी पे नज़र नहीं आता था। तो इसलिए वो, लेकिन जब मैं गई और मैंने उनको रिहर्स करके सुनाया तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, उन्होंने मुझे ख़बरनामे का बुलेटिन दिया। उन्होंने कहा आप इसका ऑडिशन दें। पहले तो मैं मजाक समझी, ज़ाहिर है मैं काफ़ी छोटी थी उस वक्त, लेकिन जब मैं गई ऑडिशन दिया और बस हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो ये एक दिमाग में नहीं था कि नहीं अगर एक नाकाम चीज़ जो है वो नाकाम हो गई, नाकामयाबी रही तो मैं आगे कैसे बढ़ पाऊँगी? ये बहुत बड़ी बात है कि अगर जिस तरह भी आपने एक रेफरेंस दिया है कि वहाँ आप कामयाब नहीं थी, फिर वहाँ से टेलीविज़न पे आकर वो ये बड़ी हिम्मत की बात होती है ऑडिशन देना भी, कि कैसे होगा? बस रुबैका, मेरे मिजाज का हिस्सा है कि मैं हार नहीं मानती और मैं चूंटी की तरह चढ़ने की कोशिश करती रहती हूँ। बहुत मामूली सी बात है, मुझसे ज़र्दा नहीं कभी अच्छा बनता, लेकिन मैंने जान नहीं छोड़ी ज़र्दे की। अभी भी बनाती है? अभी बनाती हूँ, चाहे उस दिन तक बनाती रहूँगी जब तक परफेक्ट नहीं हो जाऊँगी। तो मैं सबको ये, अपने बच्चों को भी ये कहती हूँ कि हार के पीछे मत हट जाया करो, किसी काम को छोड़ मत दिया करो। उस वक्त छोड़ा करो जब उसमें कामयाब हो जाओ, परफेक्ट हो जाओ, फिर भले छोड़ दो। अच्छा, बस एक बार वो हो जाए उसके बाद नहीं, फिर तो आपके हाथ में आ जाती है ना चीज़, फिर तो आप। लेकिन मेरा हौसला होता है कि आपने हार नहीं मानी। हार नहीं मानी, कोशिश करते रहे बार। फैमिली की तरफ से कैसा रद्द-ए-अमल आया जब फैमिली? मेरे ज़ाहिर है मेरी वालदा एक टीचर थी और हम इस्लामाबाद में ही हम लोगों की पैदाइश हुई, बहन भाइयों की। अम्मी यहीं पढ़ाती थी, अब्बा जी सरकारी एक वो मिनिस्ट्री थी उसमें मुलाजमत करते थे। तो अम्मी का बहुत ज़्यादा हिस्सा रहा, अब्बा जी का इतना हिस्सा था कि अब्बा जी ने भरोसा किया हमेशा और अब्बा जी ने कभी रोका नहीं हमें किसी बात से, किसी भी काम से। और मुझे आज भी याद है कि यहाँ से सुबह 6:15 बजे जब मैं स्कूल कॉलेज के लिए तैयार होती थी तो यूनिफॉर्म में अम्मी मुझे स्टॉप पे छोड़ कर आया करती थी। पहली वैगन जो है वो 5:30 बजे निकलती थी और मैं सफदर हमदानी साहब का एक प्रोग्राम होता था जो खालिद हमीद, मुश्ताक सिद्दीकी, इस्मत नईम ये लोग करते थे, तो मैं भी उसका एक छोटा सा हिस्सा बन गई। तो मैं वहाँ जाया करती थी और वहाँ से फिर अपने स्कूल और कॉलेज जाया करती थी। तो हौसला ज़ाहिर है माँ बाप की तरफ से बहुत होता है
और ख़ास तौर पर वालिद की तरफ से अगर बच्चियों को सपोर्ट मिले तो बहुत अच्छा होता है। और वो उनकी सपोर्ट की वजह से। और ज़ाहिर है ये बात है, अब 38 साल मुझे अल्हम्दुलिल्लाह हो गए, चौथी दिहाई मेरी कंप्लीट होने को है। तो इतना अरसा पहले जो है वो हमारी सोसाइटी में इतना एक्सेप्टेबल भी नहीं था ये सब, अवेयरनेस भी ऐसी नहीं थी जैसी आज है। जी बिल्कुल। तो उस वक्त वालिदैन का ये फ़ैसला और सपोर्ट करना और मेरा उस शोबे में जाना और थोड़ी बहुत कामयाबी हासिल कर लेना, मेरा ख्याल है ये एक अच्छी बात थी। वालिदैन को क्रेडिट जाता है। जी बिल्कुल, यकीनन। मुझे याद है वालिदैन से ज़्यादा अम्मी को, इसलिए कि अम्मी मेरी तकरीरें सुना करती थी। मैं हमारे घर में एक बर्तनों की अलमारी होती थी जो एक घरों में होती है, उसको मैंने डेज समझ लेना और उसके पीछे खड़े हो जाना। अम्मी ने कुंडी लगा के कमरे की और आपको बार बार मुझे सुने जाना। ये माओं का ही हौसला होता है। जब आपको सदारती अवार्ड्स जो है वो मिले तो आपकी कुछ तस्वीर सोशल मीडिया पर हमने देखी जिसमें आपने अपनी वालदा के साथ बहुत खूबसूरत अल्फाज लिखे। तो आप अपनी वालदा के साथ आज भी बहुत जुड़ी हुई हैं, उनको आप क्रेडिट देती हैं कि आज आप जिस मकाम पर है अपनी माँ की वजह से हैं। तो वो फीलिंग जब आपको अवार्ड मिला, यकीनन वो बहुत बड़ी फीलिंग है, लेकिन आपके पेरेंट्स का जो साथ है वो तमाम तर चीज़ें आपको रिकॉल हो जाती हैं, उसको आप किस तरह से लेती हैं? मुझे जब पहला अवार्ड मिला, सदारती अवार्ड जो तमग़ा इम्तियाज़ था, तो मेरे वालिद भी हयात थे, शादी मेरी हो चुकी थी। तो मुझे साकिब ने कहा कि तुम जो हो अपने नाना के साथ जाओ। मेरे नाना भी उस वक्त ज़िंदा थे और उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा अब तुम्हारे अब्बा जी का फ़र्ज़ का हक़ बनता है कि तुम उनके साथ जाओ। अब्बा जी ने भी इनकार कर दिया। तो आखिर फिर साकिब भी बचे जिनको जाना पड़ा। लेकिन मुझे याद है कि बहुत ही अच्छा मेरे नाना को लगा। मैं अवार्ड लेके सबसे पहले अपने नाना के पास गई, फिर मेरे अब्बा जी भी वहीं पर आए और बहुत खुश हुए सब। और जब मुझे प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला अभी 2017 में शायद तो उस वक्त ना मेरे वालिद थे और अम्मी मेरी अल्हम्दुलिल्लाह हयात हैं, अम्मी उनको सेहतमंद ज़िंदगी दे। तो अम्मी बहुत खुश हुई और ज़ाहिर है माँ बाप ही ज़्यादा खुशी को सेलिब्रेट कर सकते हैं। लेकिन उससे ज़्यादा मुझे अच्छा लगा कि मेरी बहन होती है अमेरिका में, वॉइस ऑफ अमेरिका में काम करती है, तो वो आई तो इन लोगों ने एक गैदरिंग सी अरेंज की कि खाना है जी। मैंने कहा अच्छा, अच्छी तरह तैयार होके जाना है, तस्वीरें बनेंगी। मैंने कहा अच्छा, मैं भी तैयार होगी क्योंकि मैं आमतौर पर बिल्कुल तैयार ही नहीं होती, मैं इस चीज़ की गवाह हूँ। तो बहरहाल मैं तैयार हो गई मूड ख़राब करके कि क्या, खैर किसी होटल में खाना इन्होंने अरेंज किया हुआ था, सब अम्मी वग़ैरह और जो भी मेरे करीबी, मेरे भाई भाभी बहन और सब लोग वहाँ मौजूद थे। तो जब मैं गई अभी तो दूर से ही मैं देख रही हूँ तो होटल के बाहर बहुत ही शोर और हंगामा सा। मैं कह रही हूँ साकिब भी क्या हो रहा है यहाँ, क्या हो रहा है? कहते कुछ नहीं हो रहा भाई, तुम चलो। जब होटल के बाहर तो वो ढोल वाले वो वहाँ पे, और मैं बड़ी शर्मिंदा हुई कि ये लोग क्या कर रहे हैं। तो कहने लगे ये जो है सेलिब्रेट कर रहे हैं तुम्हारे अवार्ड का इजहार है। मुझे अच्छा भी लगा, शर्मिंदगी भी हुई, लेकिन मुझे अच्छा भी बहुत लगा। अच्छा लगना चाहिए था। जब हम बात करते हैं सीखने के अमल की, आज का जो मीडिया है और जब आपने आगाज़ किया था उसमें कितना फ़र्क आप देखते हैं? सीखने के अगर हवाले से आप बात कर रही हैं जी, तो उस हवाले से तो बच्चे माजरत के साथ देखिए, आप मेरे बच्चों की तरह, मेरे बच्चे मतलब जैसे मैं अपने बच्चों को कहती हूँ, आजकल के बच्चे शॉर्टकट ढूंढते हैं। आजकल के बच्चे चाहते हैं कि वो बग़ैर मेहनत के वहाँ पहुँच जाएं जहाँ पर मेहनत करके पहुँचा जा सकता है। लेकिन एक बात सिर्फ ये कहूँगी कि जब आप बग़ैर मेहनत के किसी जगह पहुँचते हैं तो आप लोगों के दिलों और जहनों में अपनी जगह नहीं बना सकते, आप लोगों को याद नहीं रह सकते, शॉर्ट टर्म हो जाती है वो सक्सेस या वो सारा उस आपके उस काम में वो चीज़ ही नहीं होती कि लोग आपको याद रखें। तो जब आप एक एक सीढ़ी चढ़कर किसी अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं तो आपको मज़ा भी आता है, आपका काम बहुत मैच्योर होता है उस वक्त। तो आजकल के बच्चों में ना सीखने की ख्वाहिश है ज़्यादातर बच्चों में। मतलब मैं अपने बेटे की बात करती हूँ, मैंने उसको ज़बरदस्ती उर्दू लिटरेचर दिलवाया और वो आंसुओं से रोता था कि आपने मुझे किस मुसीबत में डाल दिया है। और ए लेवल्स में मैं उसको कह रही हूँ अच्छा चलो मैं तुम्हें बोल रही हूँ, तुम इसको सिर्फ मुझे सुनाते जाओ। तो वो बोल रहे हैं शिकसत शिकसत। मैंने कहा ये क्या बोल रहे हो? मैंने कहा दिखाओ मुझे, नोट्स पढ़ रहा था वो फैज़ के या कोई, तो मैंने देखा शिकस्त लिखा हुआ था।
मैंने उसका मुंह देखा, मैंने कहा सुबह इसका पेपर है, मैंने इसको ये बताया कि ये शिकस्त नहीं है, शिकस्त है, तो इसने वो भी भूल जाना है जो याद है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, लेकिन मुझे बहुत अफसोस हुआ और कि उर्दू हमारी कौमी ज़बान है, हमारी ज़बान है और ना हम सीखने की कोशिश करते हैं। ख़ासतौर उर्दू को ही छोड़ दीजिए, हम किसी भी शोबे में सीख के आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करते। और हमारे यहाँ चले एकेडमीज़ नहीं हैं, इदारे नहीं हैं सिखाने के लिए, तो हमारे यहाँ वो लोग तो हैं जो हमसे आगे निकल गए, तो उनसे तो सीख सकते तो हैं हम ना? उनसे तो सीख सकते हैं, लेकिन हम शर्मिंदगी महसूस करते हैं पूछते हुए। हालांकि गलत काम करने से पूछकर सही काम करना ज़्यादा बेहतर है। बहुत खूबसूरत बात। जिस तरह अभी आप कह रही हैं कि बच्चों में या नौजवानों में सीखने का अमल, ये ख्वाहिश नहीं है कि हम शायद पूछेंगे तो वो एक होता है ना कूल नहीं लगेंगे, क्यों है ऐसा? क्या वो पेरेंट्स की है? जिस तरह चले आप अपने बच्चों को गाइड कर सकते हैं, ऐसे भी पेरेंट्स हैं जो शायद इतने एजुकेटेड नहीं है, तो वो किस तरह से इसके सारा जो कसूर है वो सोशल मीडिया के कहीं ना कहीं कुछ तो गलत हो रहा है, तो वो कहाँ से एक सिरा पकड़ें कि चीज़ें बेहतर हों? बच्चे सीख जो है ना, या सिर्फ डिग्री से नहीं होती। आप हमसे पहले की जो माएँ थीं वो कितनी पढ़ी लिखी थीं, लेकिन वो पूरे पूरे ख़ानदान और बरादरियों को चलाती थीं। बिल्कुल। तो डिग्री जो है वो इसका मेयार नहीं है। और यह है कि बच्चे जो हैं वो माँ बाप की बात भी नहीं समझते, माजरत के साथ आजकल मेरे बच्चे नहीं समझते, तो मैं किसी की क्या बात करूँ। तो लेकिन यह है कि समझने का, सीखने का यही वक्त है। जब आप आगे निकल जाते हैं, वक्त गुज़र जाता है, तो फिर सिवाय पछतावे के कुछ आपके हाथ में नहीं रहता। और हमेशा अपने बड़ों को देखकर सीखें, पूछकर सीखें, इसमें कोई शर्मिंदगी नहीं है। और पूछने से आप अच्छे होते हैं, पूछने से आप बड़ों के दिलों में आपकी जगह बनती है कि आप मतलब उनकी इज़्ज़त ही कर रहे हैं कि अगर आप पूछ रहे हैं तो। मैंने तो बस यही हमेशा मशवरा दिया है कि आप, और मैं अभी भी पूछती हूँ, मैं तो बच्चों से हमेशा सीखती हूँ। अभी आप बच्ची से बात कर रही थी, तो वो मुझे मेकअप रूम में मिली, फ़ातिमा। तो मैं उससे पूछ रही थी कि वो, उसने मुझे बताया, मैंने कहा आपको मैंने देखा हुआ तो बेटे बहुत है, मगर मुझे ये नहीं पता आप करती क्या है, फेमिलियर फेस है। तो उन्होंने कहा मैं फ़ैशन का। तो मैंने फिर उससे वाइट कलर का पूछा कि मेरा कम्प्लेक्शन डार्क है, मैं वाइट कलर पहनना चाहती हूँ, मेरा बड़ा ही दिल चाहता है कि मैं सफ़ेद रंग का कुर्ता बनाऊँ। तो उसने फिर मुझे मशवरा दिया कि आप एम्बोस्ड ले लें, सेल्फ प्रिंट ले लें। तो देखिए कुछ, तो वो कितनी मुझसे बच्ची है, छोटी सी, लेकिन मुझे उसने एक बहुत अच्छा मशवरा दिया, तो उससे मैं छोटी तो नहीं हो गई। वो तो रुतबा बढ़ता ही है। और रेडियो के कॉरिडोर में आपसे जो हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहता है, उस पर भी कुछ बात करेंगे। अभी मैं बढ़ना एक छोटी सी ब्रेक के जानिब। इशरत साहिबा से बहुत से सवाल हैं, लेकिन मीडिया किस तरह से रोल प्ले कर सकता है सोच को बदलने में, एजुकेट करने में, इस पर और इनकी फैमिली के हवाले से कुछ सवाल पूछेंगे। इस ब्रेक के बाद देखते रहिए राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। एक बार फिर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। बहुत ही खूबसूरत बातों का सिलसिला जारी है और इशरत साहिबा से जानना है कि वो एक माँ होने की हैसियत से कैसी हैं, वो सख्त है, उनके बच्चे जिस तरह वो कह रही है कि कभी कभी ऐसा होता है कि बात नहीं सुनते, तो वो किस तरह से उनको कायल करती हैं कि ये चीज़ उनको करनी चाहिए, ये चीज़ उनके लिए बेहतर है। आपके लिए भी उतना ही मुश्किल है जैसा हर माँ जो इस वक्त हमें देख रही है उसके लिए चैलेंज है कि बच्चों को कैसे बताएं कि ये उनके लिए सही है, या आप कहती हैं बच्चों की मर्ज़ी है, जो वो करना चाहते हैं वो करें? नहीं, बच्चों को बहरहाल माँ बाप की ज़िम्मेदारी है कि वो समझाएं, सीख दें। और यह है कि आप बच्चों को फ़ोर्स नहीं कर सकते। आप बार बार आप कहते रहें, जो आपका फ़र्ज़ है वो आप अदा करते रहें। वो कहते हैं ना कि पत्थर पे भी कतरा कतरा गिरता है तो उसमें सुराख हो जाता है, तो असर कभी ना कभी तो देर या सवेर हो ही सकता है। लेकिन आप मजबूर ना करें, लेकिन आप जो आपकी ज़िम्मेदारी है उससे भी पहलू तही ना करें। आप कहते रहें, बताते रहें, समझाते रहें। तो बच्चे समझ, कितने बच्चे हैं आप? मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा है बड़ा शामिर और बेटी है रोयाम। दोनों पढ़ रहे हैं अभी। बेटा बिज़नेस पढ़ रहा है और बेटी जो है मेरी वो इकनॉमिक्स में BS कर रही है। तो दोनों बच्चों में से कोई इस फील्ड की तरफ है, किसी को शौक़ है, या आपने भी कहा कि अगर नहीं? हाँ, नहीं, मेरी बेटी को शौक़ था, वो जर्नलिज़म पढ़ना चाहती थी, लेकिन मैंने उसकी हौसला अफजाई नहीं की फॉर सम रीज़न्स। तो अब वो इकनॉमिक्स में कर रही है और अब उसका दिल है कि उसने कहा मैंने इकनॉमिक्स तो कर रही हूँ, अब उसका 6ठा सेमेस्टर का फ़ाइनल होने वाला है, तो अब मैं वीडियो एडिटिंग वगैरह और इस तरह के कोर्स में बाहर जाकर करूँगी। तो मैंने कहा सो बिस्मिल्लाह, आपका दिल चाहता है तो ज़रूर करो।
मतलब कहीं ना कहीं कुछ वो कहते हैं ना जरासीम हैं। हाँ, उसको वो काफ़ी जो है उसको नो हाउ भी है, और वो जो है जर्नलिस्टिक अप्रोच है उसकी, मुझे लगता है। अच्छा, आज जिस तरह अभी हम बच्चों के हवाले से बात कर रहे हैं, ब्रेक से पहले भी हम बात कर रहे थे उर्दू के हवाले से कि ये एक फैशन बन गया है कि अगर आप उर्दू का लफ्ज़ भी अंग्रेज़ी के एक्सेंट में बोलेंगे तो आप बड़े स्टाइलिश लगेंगे, लोग कहेंगे अच्छा आपको तो बड़ी अच्छी अंग्रेज़ी है क्योंकि आपका उर्दू का एक्सेंट भी अंग्रेज़ी वाला है। एक ये मसला है। दूसरा, घर में भी शायद उस तरह से रुझान नहीं है बात करने का। तो माशाल्लाह आपका इतना खूबसूरत लहजा है। मैं इस चीज़ को कि जब भी मेरी ऑफ एयर भी इनसे अभी भी मुलाकात हुई है, रेडियो में कहीं भी उसी लहजे में आप बात करती हो, तो घर में भी वही है या घर में ज़रा इधर आ जाए ना, बैठ जाए, मैं बताती हूँ वो कुछ चेंज है? नहीं, ये तो देखें घर का माहौल और घर की जो जैसी जैसी रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से मूड और लहजे भी बदलते हैं। लेकिन ये जो बात आपने की कि अंग्रेज़ी बोलने वाली, तो ये हमारी ही एक पैदा करदा एक गलत फहमी कह लें, सोच कह लें कि अगर हम इंग्लिश में बात करेंगे या अपने लहजे को थोड़ा सा तब्दील करके या मुंह टेढ़ा कर कर बोलेंगे। तो मैंने तो शाइस्ता ज़ैद को देखा है कि वो मेरे नज़दीक जो है वो बेहतरीन एक अंग्रेज़ी बोलने वाली ख़ातून मैंने अपनी ज़िंदगी में देखी, बेहतरीन न्यूज़ रीडर, बेहतरीन इंसान थी। मैंने उन्हें कभी मुंह टेढ़ा करके लफ्ज़ों को बोलते हुए नहीं देखा, ना सुना मैंने उनको, और बेहतरीन इंग्लिश थी उनकी, कानों को भली लगती थी। तो ये रुझान जो है इसको ख़त्म करना चाहिए, इस गलतफ़हमी को अपने जहन से निकालें। जिस तरह से आप सोचते हैं उस तरह से आप अच्छा बोल सकते हैं। हम उर्दू में सोचते हैं तो हम उर्दू में ही अच्छा बोल सकते हैं, अपना जो मकसद है वो हम ज़्यादा अच्छी तरह से बयान कर सकते हैं। बाकी अंग्रेज़ी ज़ाहिर एक बैनुल-अक़वामी ज़बान है, बच्चों को सीखनी चाहिए, ज़रूर सीखें, सभी सीख लेते हैं, लेकिन उर्दू जो है वो आपकी पहली तरजीह है। उर्दू पे शर्मिंदा मत हों, फ़ख्र महसूस करें, बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात बच्चे मैं जो महसूस करती हूँ वो ये है कि जो उर्दू पर हमारा हक़ है वो हम अदा नहीं कर रहे। मैं अपने शोबे में ही देखती हूँ कि अब ये रुझान है, पहले तो ये होता था कि कोई लफ्ज़ अंग्रेज़ी का आता था तो उसका अगर तर्जुमा नहीं होता था तो सब मिल बैठ के उसके लिए लफ्ज़ निकाला करते थे कि इसके लिए क्या लफ्ज़ बेहतर होगा। आजकल लोगों के पास लुग़त नहीं होगी मैम, लुग़त भी नहीं है और लोगों के पास टाइम भी नहीं है, लोगों में शौक़ भी नहीं है। बस ये इंग्लिश का लफ्ज़ है, इसका क्या तर्जुमा है, छोड़ो ये लगा दो। कैसे लगा दो भाई? मेरी अक्सर कोशिश होती है, मैंने कहती हूँ सोचो, इसके लिए कोई लफ्ज़ तो होगा ना, वो लगाते हैं हम। क्योंकि उर्दू को फ़रोग़ दें, उर्दू को बढ़ाएँ, उसको इम्प्रूव करें, उसमें नए अल्फाज डालें। मतलब ये उर्दू का हम पर हक़ है जो हमने अदा करना है। आपके लहजे की मिठास शुरू से ऐसे ही या सीखने के बाद बेहतरी के, अगर आप ख़ुद को बेहतर कर सके, जहन में आता है ना कि नहीं इस अल्फाज, इस लफ्ज़ को जो है इस तरह से बोलना है, इसकी अदायगी इस तरह से नहीं है, तो वो मिठास का सिलसिला कैसे आया? मिठास तो मैं इसका तो बच्चे मैं नहीं कह सकती, वो है ना हमारे कान बड़े सुकून में इस वक्त। कहते हैं ना वकूलू लिन्नास हुस्ना, के और लोगों से अच्छी तरह से बात करो। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगी, शमून के साथ, मेरी शमून हाशमी के साथ हाँ एक दफ़ा हम लोग ऐसी बात कर रहे थे तो मैंने उससे कहा कि लोगों के मुँह से अल्फाज जो है ना वो बस निकल रहे होते हैं, कोई गिर रहा है, कोई पढ़ रहा है, कोई आधा निकल रहा है, कोई पूरा निकल रहा है, उन लफ्ज़ों को उनको कंट्रोल ही नहीं होता अपने लफ्ज़ों के ऊपर। आपको अपने लफ्ज़ों पर कंट्रोल होना चाहिए। लफ्ज़ आपकी मर्ज़ी से आपके मुंह से निकलने चाहिए, तभी वो दूसरे पर असर भी करते हैं, खूबसूरत भी लगते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बस कहना है, बात करना ज़रूरी है, लेकिन अगर बेहतर बात की जाए तो ये बेहतर होता है। बिल्कुल। मीडिया का आप किस तरह से देखते हैं? हम अक्सर देखते हैं कि अच्छा जी लोग यही चीज़ देखना चाहते हैं इसलिए मीडिया इस तरह से चीज़ दिखा रहा है या चीज़ इस तरह से बन रही है। मीडिया का कसूर है या मीडिया उसको अच्छा दिखाए तो लोगों की सोच बदल सकती है? ये दो अलग चीज़ें, आप इसको किस तरह से देखती हैं? बिल्कुल, ये हमारा कसूर है। लोग वो देखेंगे जो हम दिखाएंगे। हम लोग अपनी ज़िम्मेदारी लोगों के सर पर डाल देते हैं, हम लोगों को दिखाते हैं वो जो कि उनको नहीं देखना चाहिए, और कसूरवार उनको ठहराते हैं कि वो ये देखना चाहते हैं। जबकि अगर हम वो दिखाएं जो कि उनको देखना चाहिए तो वो यकीनन देखेंगे। थोड़ा वक्त लग सकता है, मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा। लेकिन अगर एक बार कहीं से सिलसिला शुरू किया जाए, बिल्कुल
तो आगे जाकर बेहतरी हो सकती है। मुझे याद है बहुत अच्छी तरह से कि जो हम काम करते अभी भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रही हूँ, मुस्तकिल काम कर रही हूँ, लेकिन जो हम काम का शुरू के दिन थे उस वक्त इतनी ज़्यादा तवज्जो दी जाती थी आपके मटीरियल पर कि आप क्या दे रहे हैं, उसमें किस तरह के अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं। अच्छा, फिर उसके बाद आप जो बंदा ऑन एयर जा रहा है उसने क्या पहना हुआ है, उसकी ज्वेलरी कैसी है, उसके कपड़े कैसे हैं, और फिर उसका पोस्चर कैसा है, उसके फेस एक्सप्रेशंस कैसे हैं। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मैटर करती हैं, और क्योंकि ये आप माशरे को आप एक ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनको सबक दे रहे हैं, उनको पढ़ा रहे हैं, उनको सिखा रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा किरदार है आपका सोसाइटी के लिए। अच्छा, अब एक और ज़रा सा इस चीज़ से हटकर सवाल है, लेकिन वो है क्योंकि मीडिया से आपका ताल्लुक़ है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मुझे इतना मालूम है कि आपको एक्टिंग की 12 जो है वो ऑफ़र हुई, अदाकारी क्यों नहीं की? इसलिए कि मैं कर नहीं सकती। मैं ऐसा पक्का सवाल रेबेका ने पूछा ना जो इसको पता था। मुझे कई दफ़ा मैं मतलब यहाँ तक भी हुआ कि स्क्रिप्ट मेरे हाथ में आ गया, मैंने रिहर्सल भी कर ली, लेकिन फिर मैंने फ़ोन करके माजरत कर ली कि मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं कर सकती। नहीं, लेकिन ट्राई तो तो बनती है, ट्राई भी नहीं करना शौक नहीं है? नहीं, शौक नहीं है, मैं कर ही नहीं सकती। यानी कि मेरा अगर दिल खुश नहीं है तो मैं स्माइल नहीं कर सकती, बस नहीं कर सकती। ये मुश्किल खबर है कि नहीं कर सकती। कुछ ऐसा जो आज आप सोचती हैं कि मैंने काश, लफ्ज़ होता है ना ज़िंदगी में, काश आपने वो किया होता, वो ऐसा काश क्या है? कोई ऐसी ख्वाहिश, कोई काम, कुछ भी? नहीं, कोई रिग्रेट तो नहीं है बच्चे, अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे बड़ी ख्वाहिश, सबसे बड़ी कामयाबी, सबसे बड़ी देन अल्लाह की, मैंने हज कर लिया। मैं इस काबिल नहीं थी, और उम्रा कर लिया, वो तो उससे पहले कर लिया था। हज से बड़ी कोई चीज़ नहीं है एक मुसलमान के लिए। बाकी बच्चे हैं, सेहतमंद हैं, और सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने हासिल की है इस ज़िंदगी में, मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। मुझसे बहुत बहुत ज़्यादा बासलाहियत लोग यहाँ मौजूद हैं, और बस अल्लाह का करम होता है कुछ लोगों पर कि वो थोड़े को बहुता कर देता है, ना चीज़ को चीज़ बना देता है। बस ये उसका मुझ पर बहुत करम है, बहुत एहसान है। और जितनी मुझे लोगों ने इज़्ज़त दी है, जितनी मुझे मोहब्बत दी है, आप सोच नहीं सकती हैं। मेरा दिल चाहता है कि मैं उसका जवाब दूं। मैं अब लोगों के लिए कुछ करना चाहती हूं, और इंशाल्लाह अगले कुछ वक्त में मैं लिखूंगी भी, और इंशाल्लाह मैं कुछ करूंगी भी। ज़रूर, हम लोग फॉरवर्ड कर रहे हैं क्योंकि उसमें भी सीख होगी, हम सबको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। 4 दहाइयाँ, 38 ईयर्स जी, उन 4 दहाइयों को एक एक दहाई में अगर लेकर चलें तो क्या फ़र्क देखा? वो सिलसिला जो शुरू हुआ था आज में कितना फ़र्क देखा? क्या सीखा? खुद को बदलने में इतना रखती हैं कि कुछ सीखने को मिले तो बदल लूँ, या सोच पर रहती हैं कि नहीं जो सीखा है उसको बदलना नहीं है? नहीं, बदलना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। अच्छी चीज़ को सीखना बहुत ज़रूरी होता है, और वो कहते हैं ना कि सबात एक तग़य्युर को है ज़माने में, तो तब्दीली जो है वो हमेशा अच्छी लगती है, लेकिन तब्दीली जो है वो बेहतरी के लिए हो तो अच्छी होती है। तब्दीली सिर्फ तब्दीली के लिए हो तो वो नुकसानदेह होती है। तो एक आखिरी सवाल, क्योंकि वक्त की कमी है, मुझे कहा जा रहा है बस हो गया वक्त। कोई ऐसी ख्वाहिश जो आप चाहती हैं कि अभी कुछ आप चाहती हैं कि अभी आप करें, इस वक्त कुछ करना चाहती हैं? मैंने जैसे कि अभी आपको कहा कि मैं अब कुछ लिखना चाहती हूँ, और मैं अपने उन लोगों के लिए जिन्होंने मुझे बहुत प्यार और इज़्ज़त दी, मैं उनके लिए अब पॉजिटिवली कुछ करना चाहती हूँ। इरशाद साहिबा, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। यकीनन वो कहते हैं ना अच्छा वक्त जल्दी गुजर जाता है, आपको वक्त का क्योंकि अंदाज़ा नहीं, आप घड़ी नहीं देखते ना, क्योंकि आप इतने गुम हो जाते हैं बातों में। आपने वक्त दिया है, थैंक यू सो मच। मैं जानती हूँ आपकी मसरूफियत ज़्यादा है, लेकिन आज आपने हमारा साथ दिया, बहुत शुक्रिया आपका भी, थैंक यू। अभी हमें बढ़ना है जनाब इजाज़त की जानिब, और इंशाल्लाह होगी आपसे अगले प्रोग्राम में मुलाकात। इस दुआ, इस उम्मीद के साथ कि आप जहाँ रहेंगे खुश रहेंगे, हंसते मुस्कुराते रहेंगे, जहाँ से जिस से भी अच्छी बात सीखने को मिली उससे वो अच्छी बात सीखेंगे ताकि कुछ बेहतर कर सके, बढ़ेंगे। आपसे इजाज़त की जानिब होगी इंशाल्लाह प्रोग्राम, अगले प्रोग्राम में मुलाकात। टिल देन, अल्लाह निगहबान।